में एक एक क्षेत्र पर अपने क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालो, हर चीज के बारे में 3-4 चीजें लिख ली हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बार बार पूछी जाती हैं। पहले तो इसकी स्थिति, इसकी स्थिति समझ में आ गए। तो इसकी स्थिति कहां पर होगी, कौन सी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। किसके किनारे, रावी नदी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें इसका जिला कौन सा है, तो आज की तारीख में सहीवाल जिले के रूप में माना जाता है, ठीक है। और इसका जो प्रांत है वो कौन सा है, पंजाब प्रांत। उतारते रहो साथ साथ में। 2 के बारे में अपने को लेफ्ट और राइट का भी पता होना चाहिए, समझ में आ गई, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। बाएं तट पर, रावी के भी कौन से तट पर, बायां और दायां नदियों में पता होता है ना, नदी जिस बहाव से चलती है अपने को उसी दिशा में खड़े होना होता है, और उस दिशा में खड़े होने के बाद जो आपका लेफ्ट है वो उसका लेफ्ट है, जो आपका राइट है वो उसका राइट है। तो पाकिस्तान के अंदर से जो नदी जो भारत से निकल रही है, रावी नदी भारत से ही निकलती है, सारी नदियां जो निकल के पाकिस्तान होते हुए जाती है तो ऊपर से नीचे आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इसका राइट होगा और ये उसका लेफ्ट होगा। समझ में आ गई बात। तो जो अपने ने बात करी किसको लेकर, तो वो किस दिशा में है, समझ में आ गई बात। और मोहनजोदड़ो, ये दोनों चीजें दिमाग में रखनी है क्योंकि बार बार इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, नदी के बाएं तट पर, किसके न बाएं तट पर हो सकता है और बताओ, नहीं पंजाब कैसे हो जाएगा, पंजाब का बायां और दायां नहीं होता है। पंजाब का अगर कोई स्टेट की बात करेंगे तो उसमें तो पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण होगा, तट हमेशा नदी के होंगे और वो 2 ही होंगे, या तो लेफ्ट या फिर राइट। समझ में आ गया। लास्ट अंतिम चीज इसके बारे में, इसकी खोज किसने करी, दयाराम साहनी। इसके अलावा कभी नाम आ जाए माधव स्वरूप वत्स और मार्टिन व्हीलर, ये भी इसके साथ शामिल थे, ठीक है ना। 1921 में की गई, और किसके निर्देशन में, जॉन मार्शल के निर्देशन में। अब जॉन मार्शल के निर्देशन में क्यों की गई, क्योंकि जॉन मार्शल उस समय क्या थे, एएसआई के प्रमुख थे। हाँ, एएसआई वो मत कर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मत कर देना, इन पे मत कर देना, समझ में आ गया। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसके उस समय अध्यक्ष थे, तो उनका निर्देशन माना जाता है। दयाराम साहनी भी आगे चलकर क्या बनते हैं, एएसआई के अध्यक्ष बनते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन अब तक विदेशी बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, विदेशी ही बन रहे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा यहां से मिला क्या है उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पॉइंट तो ये है पूछने का, और दूसरा पॉइंट है किसकी विशेषताएं। 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब जब इसकी विशेषताओं की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, विशेषताओं का मतलब पहली बात तो रखिए, इसको गेटवे कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्या कहा जाता है, गेटवे, या हिंदी में उसे कहेंगे एंट्री गेट या तोरण द्वार। पहली चीज तो ये विशेषता याद रखिएगा।
सिंधु घाटी सभ्यता की एंट्री किसे मानी जाती है? हड़प्पा सभ्यता को मानी जाती है। किसको? और हड़प्पा स्थल को क्या कहते हैं? गेटवे या तोरणद्वार के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यही वो पहला स्थल था जिसकी खोज की गई थी। समझ में आ गई? दूसरी, इसे अर्ध औद्योगिक नगर के रूप में भी जाना जाता है। अर्ध औद्योगिक नगर के रूप में भी इसको जाना जाता है। लिखते रहिए साथ साथ में, क्योंकि कंटिन्यूअस चीजें करनी है। ठीक है, ये दो तो इसके टाइटल हो गए। क्या हो गए? टाइटल। किसको? हड़प्पा को कहा जाता है। समझ में आ गई बात? अब यहां से मिला क्या है? मिला क्या है जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। तो पहली चीज तो ध्यान रखना, सर्वाधिक मोहरें मिली हैं, स्टैंप मिला है। समझ में आ गई बात? और स्टैंप की भी खासियत ध्यान रखना, उन मोहरों पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। समझ में आ गया? दोनों चीजों का अंतर बता रहा हूं। आगे चलकर आप पढ़ोगे, आपके एग्जाम्स में आ जाए सर्वाधिक मोहरें, तो जवाब दो होंगे। जवाब कितने होंगे? दो। लेकिन उसने अगर प्रश्न ये कह दिया कि सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें, तब आपका जवाब हड़प्पा होगा। मोहरों में एक शब्द देखना है, कौन सा? अभिलेख। समझ में आ गया? जैसे ईंटें देखोगे आप, ईंटें हर जगह मिलेंगी, लेकिन आप आज की तारीख में ईंट देखते हो ना, ईंट के बीच में कुछ छपा हुआ होता है, क्या नाम लिखा होता है? टाइटल लिखा होता है। सेम ऐसा ही, लेकिन अगर ये कहा जाए कि ऐसी ईंटें जो डिजाइनदार थी, जिन पर कुछ अलंकृत किया गया था, तो वो फिर एक ही स्थल की विशेषता हो जाएगी, जिसको राजस्थान में जाना जाता है कालीबंगा। कौन सी? समझ में आ गया? तो अंतर को डिफाइन करना है। सर्वाधिक मोहरें अलग, लेकिन सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें कहां मिलेंगी? पहली चीज ध्यान रखिएगा। दूसरे, ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है? दो तरीके से कब्रिस्तान मिले हैं, उन दोनों के नाम रखे गए हैं। एक का नाम रखा गया एच और एक का नाम रखा गया R37। दोनों ध्यान रखिएगा, लिख लिए। दो कब्रिस्तान, एक का नाम एच और एक का नाम R30। ये जब खुदाई की गई तो उनको नाम दे दिया गया। ठीक है, दो कब्रिस्तान का मतलब यहां पर अलग अलग तरह की समाधि स्थल मिले हैं। एक तो ऐसा समाधि स्थल मिला है जिसके अंदर से जो कंकाल या किसी तरह की समाधि मिली है, उसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है? और एक ऐसा स्थल दिखाई दिया जिसके अंदर किसी लकड़ी के बॉक्स में उसको दफना दिया गया है। समझ में आ गई बात? अलग अलग विशेषता यहां पर देखने को मिलेगी, लेकिन आपके एग्जाम्स में सीधा ये दो अक्षर दिए जाते हैं, आर और एच और R37। कब्रिस्तान कहां से मिले? तो आपको क्या जवाब देना है? हड़प्पा सभ्यता से मिले। कहां से मिले? हड़प्पा। इसको एज इट इज याद रखना है। उतार लिया इसको? ठीक है। तीसरी विशेषता लिखें, अन्नागार मिले हैं, अनाज को रखने का स्थान, उसे क्या कहते हैं? अन्नागार। और वो 6-6 की पंक्ति में मिले हैं। किसकी पंक्ति में? 6 का मतलब ये इस तरीके से 3, 4, 5 और 6, और फिर इसके सामने इस तरीके से 6-6 की पंक्ति में मिले हैं। मैं फिर बता रहा हूं, ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अन्नागार दो जगह मिले हैं, और एक जहां पर अन्नागार मिला है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर माना जाता है उसको। समझ में आ गई बात? तो आप अगर कंफ्यूज ना हो, अन्नागार दो जगह हैं, लेकिन यहां पर जो अन्नागार मिला है उसकी स्थिति कैसी है? 6 के 6 में, 6 ऊपर और 6 नीचे यहां देखने को आपको मिलते हैं, जिनमें क्या रखे गए? अनाज रखा जाता था, ऐसा माना जाता है। ये लाइन याद रखना है, क्योंकि ना तो मैंने देखा और ना ही आपने देखा। जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर यह अंदाजा
लगाया जा रहा है। ठीक है, लाइन वाइज थे 6 से, समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद लिखो यहां पर चबूतरा मिला है और कहते थे इन चबूतरों पर कहीं ना कहीं धान की कुटाई, गेहूं और जौ की कहीं ना कहीं कुटाई की जाती थी, ऐसा माना जाता है। क्यों माना जाता है कि ये 3-4 चीजें एक जगह ही मिली हैं। निवास, मजदूरों के रहने का आवास मिला है। तो 3 चीजें एक जगह मिल रही है, मजदूर रह भी रहा है, एक चबूतरा मिल रहा है जिस पर वो अन्न को कूटने की कोशिश कर रहा है, और उसके बाद जो बचा हुआ जो है उसको कहीं ना कहीं यहां पर सुरक्षित रख रहा, ऐसा माना जाता है। समझ में आ गई बात, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा एक मातृ देवी की मूर्ति मिली है, मर्ण मूर्ति यानी कि मिट्टी की मूर्ति। एक इतने से महिला का एक यहां तक की एक मूर्ति मिली है, और उस मूर्ति में कहीं ना कहीं उसके पेट से एक पौधा निकलते हुए दिखाया गया है। क्या निकलते हुए? पौधा निकलते हुए दिखाया गया। तो इस मूर्ति को कहीं ना कहीं 2 नामों से जाना गया। एक पृथ्वी देवी, या फिर इसको कहेंगे उर्वरकता देवी। इन 2 नामों को ध्यान रखिएगा, ये कैसे भी नाम आ सकते हैं, दोनों तीनों नाम मैंने आपको बता दिए। है कैसी मिट्टी की मूर्ति, किसकी मूर्ति? मिट्टी की मूर्ति है, स्पेशल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक महिला और बच्चे को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि वो महिला कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट रही होगी, प्रसव काल के दौरान, प्रेग्नेंट के दौरान उसकी क्या हो गई होगी? मृत्यु, और साथ साथ में बच्चे की भी मृत्यु हो गई होगी। इसलिए बच्चे को उस स्त्री या महिला के साथ दफनाया गया। इसके पीछे का कारण ढूंढना पड़ेगा, बस, और कुछ नहीं है। था क्या ये अपने को भी नहीं पता, लेकिन मनुष्य की एक प्रकृति है, वो हमेशा सकारात्मक सोचता है, और उसको हमेशा सकारात्मक ही सोचना भी चाहिए। समझ में आ गया? तो ऐसा माना जाता है कि वो महिला इस स्थिति में रही होगी कि बच्चे की और महिला की दोनों की कहीं ना कहीं मृत्यु हो गई होगी, ऐसा माना जा सकता है। इसके अलावा यहां से मोहर मिली है, और उन मोहरों में पक्षी के चित्र मिले हैं। पक्षी के चित्र मिले हैं। एक बाज जो है वो कहीं ना अपने पंजों के अंदर नाग को या सांप को पकड़े हुए दिखाया गया है। समझ में आ गई बात? तो ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। किसके बारे में? हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारी चीजें मिली हैं, कोई गिनती ही नहीं है। जैसे सोने की जानकारी भी यहां से मिली है, सोने की माला यहां पर देखने को आपको मिलेगी। समझिएगा, मृद भांड आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, मिट्टी के बर्तन। लेकिन ये विशेषताएं और जगह पर सब जगह ही मिली है। जैसे मृद भांड है वो हर जगह आपने को देखने को मिलेंगे, लेकिन इसकी कुछ विशेषताएं जो इसको अलग करती हैं मैं फिर बता चुका हूं। एक तो ये याद रखना आपको, कौन सी? और एक सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें। ये विशेषताएं हैं जो आपको हड़प्पा में देखने को मिलेंगी। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो भी स्थल हम पढ़ रहे हैं उस स्थल में मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। कितने? आगे इसको पूर्वी टीला कहा जाता है और इसको पश्चिमी टीला कहा जाता है। मैंने कहा था ना, हर नगर 2 भागों में बटा हुआ था, एक पूर्व और एक पश्चिम के अंदर। समझ में क्या? पूर्व के अंदर सामान्य जनता रहती थी। कैसी? सामान्य जनता। और जो पश्चिम था उसमें कुछ विशिष्ट लोग रहा करते थे, इसलिए उसके चारों तरफ बाउंड्री हुआ करती थी। उसको अत्यधिक ऊंचाई पर बनाया गया था, बाढ़ से बचने के लिए, आक्रमण से
बचने के लिए। क्यों थे? क्योंकि वो कुछ विशिष्ट थे, और मैंने कहा विशिष्ट की हमेशा प्रोटेक्शन होती है। रेल होते हैं, रेल देखते हो रोजीना, देखते हो ना, इस रेल के अंदर आगे और पीछे जनरल डिब्बे मिलेंगे, बीच में नहीं मिलेगा कभी भी, किसी भी रेल में नहीं मिलेगा। बीच के अंदर आपको वीआईपी डब्बे मिलेंगे, स्लीपर भी नहीं, बिल्कुल बीच में एसी क्लास सबसे पहले। हाँ, क्यों? उसने सबसे ज्यादा आय दी है, इसलिए उसकी सुरक्षा भी सबसे ज्यादा जरूरी है। हर चीज को देखिएगा आप, आपको कहीं दिखता है ये सब ऐसे नहीं साहब, सब कुछ एक सिस्टम से चलता है, ठीक है ना। आपको ऐसा लगता है ऐसा होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता। इसलिए हमेशा वीआईपी को हमेशा क्या दी जाएगी? सुरक्षा दी जाएगी। क्यों दी जाएगी? क्योंकि वो विशेष अर्थ में आपकी सहायता, आर्थिक व्यवस्था से क्या करते हैं? मजबूत होते हैं और आपकी आर्थिक सहायता करते हैं। समझ में आ गया? इसलिए आपने देखा होगा कई बार आप कहते हो जिसने ₹1,50,000 का कोई चोरी करी थी उसको उठाकर जेल में डाल देते हो, लेकिन जिसने 5 लाख या 500 करोड़, 1000 करोड़ का बैंक से घोटाला कर दिया है, उसके बाद बैंक उसको कहता है कि तू सेटलमेंट कर ले। क्यों कर ले? उसका कारण है। एक व्यक्ति को अगर आपने जेल में डाल दिया, वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री का मालिक है। किसका? बहुत बड़ी इंडस्ट्री का मालिक है। अगर उसको आपने अंदर डाल दिया तो वो इंडस्ट्री पूरी बंद हो जाएगी, और उस इंडस्ट्री में लगभग 1000 लोगों को उसने क्या दे रखा है? रोजगार दे रखा है। समझ में आ गई बात? इसलिए परिस्थितियां ऐसी होती है। इसको जान के इंडिविजुअल आदमी के ऊपर तुरंत एक्शन हो सकता है, लेकिन जिसके ऊपर बहुत सारे लोग क्या होंगे? निर्भर होंगे, आश्रित होंगे, उसको जल्दी से अरेस्ट नहीं किया जा सकता। उसके जितने भी उनको कोशिश की जाती है कैसे न कैसे करके सेटलमेंट कर दिया जाए, जिससे उसका प्रभाव ज्यादा बड़े स्तर पर ना पड़े, अन्यथा व्यवस्थाएं बिगड़ जाएगी। सबका कारण यही होता है, लेकिन देखने का नजरिया होता है, उसको ऐसे कर दिया, उसको ऐसे कर दिया। ये चीजें देखा करो तो बड़ा आनंद आएगा जब आप न्यूज पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? और जब आप जीके पढ़ रहे हो तो न्यूज़पेपर को पढ़ने की आदत शुरू कर देना। किसकी? हाँ, न्यूज़पेपर के बिना कभी जीके नहीं होता है। और न्यूज़पेपर में भी 3 ही पृष्ठ पढ़ने हैं, एक फ्रंट वाला, एक इंटरनेशनल वाला, और एक स्पोर्ट्स वाला। समझ में आ गया? ये 3 पेज आपको पढ़ने हैं, मुश्किल से 10 मिनट लगते। कितने? लेकिन अपने तो वो वाली पढ़ेंगे, ट्रैक्टर ट्रोले से टकराया 4 मरे। हाँ, और अपने उनके नाम और पढ़ेंगे और ट्रक का नंबर, और जबकि जो एग्जाम की दृष्टि से अपने लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इसको समझ लिया? ठीक है। हाँ, उसको आती है, बिल्कुल पढ़िए, वो लेटेस्ट होती है, उसमें करंट्स की चीजें होती है। अगर आप अखबार को पढ़ रहे हो तो आप भीड़ से आगे हो। क्यों? क्योंकि जो किताब आपको बाजार में मिलेगी वो पेपर के बाद मिलेगी, अखबार के बाद मिलेगी, अखबार से पहले नहीं मिलेगी। तो जो चीज आपको बाद में मिले, अगर वो चीज आपको पहले ही पता है तो आप ऑलरेडी क्या हो? आगे हो। समझ में आ गया? यही पढ़ने का तरीका होता है। लेकिन हम ऐसे ही करते हैं, हम लास्ट में करंट अफेयर्स लाते हैं 6 महीने की, कितने की, और 5 दिन में पढ़ लेते हैं। अरे वाह, 6 महीने का खाना 5 दिन में खा के देख, कुछ नहीं होता। दिल को तसल्ली देते हो, मैंने पढ़ लिया। पढ़ तो लिया, खोपड़ी में कितना बैठा है? पढ़ना तो बहुत आसान है, लेकिन वो कितना याद है और एग्जाम में मैं उसको कितना अप्लाई कर पाऊंगा, इस चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखा करो। ठीक है, अगला लिखे, अगला स्थल मोहनजोदड़ो। हाँ, वो ही चल रही है। सिंध का बाग कहा जाता है इसे, पहली चीज। क्या कहा जाता है? सिंध का बाग। और दूसरा, इसे मुर्दों का टीला। मुर्दों का
टीला इसे कहा जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या यहां पर निवास करती थी। सर्वाधिक जनसंख्या यहां निवास करती थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछे जाने की सर्वाधिक संभावनाएं मोहनजोदड़ो से रहती है, क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में कंकाल मिले हैं। इसलिए कुछ, हाँ देख आगे समय, बड़ी मात्रा में कंकाल मिले हैं और कंकालों पर भी दो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। एक ये कहता है कि इनकी हड्डियों पर कहीं ना कहीं घाव मिले हैं। क्या मिले हैं? तो घाव मिले तो ऐसा कहा जाता है कि इनके ऊपर आक्रमण किया गया होगा। दूसरा ये कहते हैं बड़ी संख्या में जले हुए नर कंकाल मिले हैं, तो ऐसा कहा जाता है कोई बड़ी अग्ना कांड या अग्नि की घटना हुई होगी और ये सब जलकर, पता नहीं ये दोनों लॉजिक्स होते हैं लेकिन एक साथ सारे जल जाएं, ऐसा संभव नहीं है। और एक साथ कोई आक्रमण करे तो वो केवल मोहनजोदड़ो पे आक्रमण क्यों करे, चहूदड़ो पर भी कर सकता है, हड़प्पा पर भी कर सकता है, लेकिन ऐसा है, लेकिन हम केवल अनुमान लगा सकते हैं ऐसा हुआ होगा। इस आगे आ जा पहले, ठीक है। इसकी खोज किसने करी? राखल दास बनर्जी ने, ध्यान रखिएगा। राखल दास बनर्जी। ठीक है, कब की? 1922 में। इसके अलावा एक व्यक्ति और ध्यान रखिएगा, अर्नेस्ट मेके, इसको भी कोरिलेट कर लिएगा। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। कौन से तट पर? दाएं तट पर। समझ में आ गया? और कौन से प्रांत में? सिंध प्रांत में। पंजाब में नहीं करिएगा, पंजाब में नहीं, सिंध में करिएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये कुछ बेसिक जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। ये जो जनरल एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, इसमें से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। राखलदास बनर्जी 1922 या कौन सी नदी के बारे में पूछ लिया जाता है। समझ में आ गया? लेकिन इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो इसको बिल्कुल अलग बनाती हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, जो बार बार एग्जाम्स में कहीं उतार लिया। इसको कोई दिक्कत नहीं है, फैक्ट याद रखिएगा। विशेषताओं में, किसमें? विशेषताएं। ठीक है, 2-3 विशेषताएं तो बिल्कुल अलग है। इसको आध्यात्मिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। कैसा कहा जाता है कि यहां पर कहीं ना कहीं पूजा पाठ जैसी कुछ न कुछ व्यवस्थाएं, परंपराएं रही होंगी, ऐसा माना जाता है। लेकिन ऐसा सबने नहीं माना। एक इतिहासकार हैं, फेयर सर्विस, उसके द्वारा ऐसा माना जाता है। समझ में आ गई बात? दूसरे हैं एक इतिहासकार कहते हैं कि ये जो स्थल था, ये 7 बार समाप्त हुआ है और 7 ही बार वापस विकसित हुआ, ऐसा इसके बारे में माना जाता है। ठीक है, और दूसरा,
जॉन मार्शल 7 बार डूबा और 7 बार विकसित हुआ। एक इतिहासकार हैं जॉन कैनेडी। जॉन कैनेडी ने कहा है कि यहाँ पर जो समस्या हुई वो किसके कारण हुई? मलेरिया के कारण, कि यहाँ बड़ी संख्या में मलेरिया फैल गया और जिससे ये व्यवस्थाएं क्या हो गई? समाप्त हो गई। यानी कि कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा ने इस स्थल को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ऐसा मानने वाले कौन? जॉन कैनेडी। ये 3 चीजें आपको स्पेशल पता होनी चाहिए इस स्थल के बारे में। समझ में आ गया? कौन कौन सी? आध्यात्मिक केंद्र के रूप में, और मलेरिया यहां से मिलते हैं। जो कुछ अलग चीजें होती है वो ही याद रखनी होती है। जनरल चीजें आपको कहीं पर भी याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में अपवाद पूछता है। क्या पूछता है? जो यहां था वो वहां नहीं था, तो वही चीज पूछी जाती है। जो जनरल इंफॉर्मेशन का जमाना चला गया। समझ में आ गई बात? अब इसके अलावा यहाँ जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या हैं, जो एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती हैं? तो पहला तो लिखिए विशाल स्नानागार। बहुत बड़ा स्विमिंग पूल देखने को मिला है। ठीक है। और जॉन मार्शल ने तत्कालीन समय का आश्चर्यचकित निर्माण बताया है। हाँ, इस स्नानागार को जॉन मार्शल ने, ध्यान रखिएगा, विशाल स्नानागार। ऐसा कहा जाता था कि ऐसे संभावना नजर आ रही है कि यहाँ पर जल पूजा और कुछ धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे। तो धार्मिक अनुष्ठान करने से पूर्व स्नान किया जाता था। आपने देखा होगा आज वर्तमान स्थिति यही है, जहां पर भी आपको धार्मिक अनुष्ठान देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े मंदिर देखने को मिलेंगे, वहां पर पास में जल की व्यवस्था भी देखने को मिलेगी। क्योंकि आप शारीरिक रूप से क्या हो? शुद्ध हो, और उसके बाद ही क्या करो? प्रवेश करो। तो कहीं ना कहीं ये स्थापित करता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान रहे होंगे, और इसीलिए ये क्या बनाया गया? स्नानागार बनाया गया। नहीं तो तैरने वैरने के लिए तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसी कोई विशेषता यहां देखने को मिले। ठीक है। क्या? आश्चर्यचकित निर्माण। आश्चर्यचकित निर्माण बताया किसने? जॉन मार्शल ने। किसको? आज तीनों चीजें याद रखनी है। आश्चर्यचकित निर्माण है विशाल स्नानागार को, और किसके द्वारा बताया गया? जॉन मार्शल के द्वारा। तीनों को एक ही लाइन में याद रखना है। ठीक है। उस किस चीज के बना रखे थे? ईंटों के, पत्थरों का प्रयोग देखने को नहीं मिलेगा। नहीं निकलता। ये आपकी और मेरी सोच हो सकती है। दिल्ली के अंदर मेहरौली लोह स्तंभ बना हुआ है, गुप्त काल का, लोहे का। जंग नहीं लगा साहब आज तक। क्या नहीं लगा? कुछ ऐसे निर्माण आपको देखने को मिलेंगे जो दुनिया में यूनिक है। मंदिर बन रहा है ना, सीमेंट का उपयोग नहीं है, कहीं नहीं है पूरे मंदिर में सीमेंट का उपयोग। ये जो मंदिर बना, क्यों? क्योंकि सीमेंट की एक निश्चित आयु है। समझ में आ गए? इसलिए जितने दुर्ग आपके खड़े हैं इनमें पत्थरों का इस्तेमाल हो रहा है। समझ में आ गई? तो उस समय की व्यवस्थाएं, उस समय की तकनीक थी, ऐसे डेवलपमेंट था। ठीक है। कई जगह पर पत्थर भी आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है पत्थर नहीं मिलेंगे। लेकिन जैसे हड़प्पा में आपको कोई पत्थर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं पर आपको पत्थर भी देखने को मिलेंगे। ईंटों में भी 2 वैरायटी, एक जगह पक्की ईंट, एक जगह कच्ची ईंट। कच्ची ईंट आपको कालीबंगा में देखने को मिलेगी, और कच्ची ईंट जहां देखने को मिलेगी तो आप उसको कहोगे वो कच्ची बस्ती। कौन सी? तो आपसे पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता की कच्ची बस्ती किसे कहते थे? कालीबंगा को कहते थे। क्यों? क्योंकि वहां पर सारी व्यवस्थाएं आपको कच्ची बस्ती जैसी दिखाई देंगी। जल का निकास नहीं था, लकड़ी के पाइप थे। किसके? लकड़ी के पाइप। लकड़ी को बीच में से खोखला करके पाइप के तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। तकनीक थी साहब, उन्नत थी। क्या थी? मैं आपको कह रहा हूं, इसको सामान्य क्यों मान रहे हो? सिंधु घाटी सभ्यता अपने आप में कैसी थी? विशेष थी। इसलिए इतिहास में उसको विशेष रूप से पढ़ा
यूनिक काम हुए थे। क्या हुए थे? यूनिक काम। ठीक है, इसके अलावा विशाल अन्नागार, वहां पर भी था, यहां पर भी था। वहां पर 6-6 का था। ठीक है, यानी कि कुल कितने हो गए? 12। यहां पर कक्षा कुछ नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ा अन्नागार माना जाता है। और इसके बारे में ये कहा जाता है, यह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ी संरचना, ग्रेट हॉल के रूप में इसको जाना जाता है। ग्रेट हॉल, महान भवन, कौन सा? अन्नागार। तो अगर अन्नागार के साथ एक शब्द मिल जाए, तब आपको जवाब क्या देना है? मोहनजोदड़ो। जब आपको मिल जाए 6-6 या अंक मिल जाए 12, तब आपको जवाब क्या देना है? ठीक है, और आपसे पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, स्ट्रक्चर, वो कौन सी है? मोहनजोदड़ो में मिलती है। कौन सी? अन्नागार के रूप में, जहां पर अनाज को सुरक्षित रखा जाता था। समझ में आ गई बात? इसके अलावा और क्या मिला है, उसको लिख लिया इसको। महाविद्यालय भवन देखने को मिला है। असेंबली हॉल देखने को मिला है। सूती वस्त्र, कौन से? और सूती वस्त्र के अंदर लिपटा हुआ क्या मिला है? चाकू मिला है। सर्वाधिक मोहरें मिली हैं। सूती वस्त्र, और सूती वस्त्र के अंदर लिपटा हुआ चाकू मिला है। अब चाकू कैसा हो सकता है? लोहे का तो हो नहीं सकता, तो कांसे का मिलेगा या हाथी दांत का मिलेगा? किसका? क्योंकि यहां पर बड़ी संख्या में हाथी दांत का इस्तेमाल किया गया, हाथी दांत का पैमाना बनाया गया है, समझे, नापने का स्केल। समझ में आ गए? उसके अलावा शंख की जानकारियां बड़ी संख्या में मिलती हैं। शंख पर चित्र बनाए गए, हड़प्पा के अंदर शंख की आकृति की मूर्तियां बनाई गई हैं। बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो सर्वाधिक मोहरें याद रखें। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? हाईवे को सड़क, उच्च राजमार्ग मिला है 10 मीटर चौड़ाई का। कितना? 10 मीटर चौड़ाई का, उस समय का लगभग 30 से 35 फुट चौड़ा। तो आपको राजमार्ग देखने को मिले, सड़क की जानकारी देखने को मिले, तो आपके पास जवाब यही होना चाहिए। हाँ, मात चौड़ाई लंबाई लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो मेन चीज है वो राजमार्ग, कौन सा? राजमार्ग शब्द आ जाए या सड़क आ जाए, वो कहां देखने को मिली आपको? मोहनजोदड़ो में। इसके अलावा नर्तकी की मूर्ति मिली है, कांसे की, लगभग 10-12 इंच के आसपास की मूर्ति आपको देखने को मिली है। कल कोशिश करूंगा, मैंने आपको कहा था, मैं फिर भूल गया, यहाँ पर इनको कुछ पिक्चर्स दूंगा, वो पिक्चर्स आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, जिससे आपके दिमाग में वो इमेज क्रिएट हो जाएगी। समझ में आ गया? और इमेज जब हो जाती है तो भूलने की संभावना कम रहती है, इसलिए फिल्म कभी भूलते नहीं हो, क्योंकि जिसके अंदर ज़्यादा इंद्रियों का प्रयोग करते हो, उस चीज़ के भूलने की संभावनाएं कम रहती। एक यहां से आपको एक स्तूप मिला है, और जिसे
कुषाणकालीन माना जाता है। आगे जब पढ़ोगे, हाँ, स्तूप का मतलब होता है एक गुंबदनुमा संरचना। कैसी संरचना? गुंबदनुमा संरचना। देखिए, ये 3 स्ट्रक्चर्स होती हैं बौद्ध धर्म के अंदर। किसके अंदर? बौद्ध धर्म के अंदर। तो ये जो बिहार है, ये बिहार नहीं था, ये विहार था, जिसको आज की तारीख में हम क्या बोलते हैं? बिहार बोलते हैं। कारण है, हम वही शब्द बोलते हैं जो बोलने में आसान हो, तो हम उसको बदल देते हैं। जब हम पढ़ते हैं ना अरस्तु, नाम सुना होगा आपने अरस्तु, लेकिन अरस्तु जैसा कोई आदमी है ही नहीं दुनिया में। उसका नाम अरस्तु है ही नहीं, उसका नाम तो अरिस्टोटल है। लेकिन हम, अरे अरिस्टोटल बोलने में तो समस्या आती है, तो उसका भारतीयकरण कर दिया हमने। क्या कर दिया? भारतीयकरण। और भारतीयकरण में नया नाम दे दिया, क्या? अरस्तु। समझ में आ गई बात? वैसे ही ये बिहार नहीं था, ये क्या था? विहार था। विहार का मतलब जहां, वो स्थल जहां पर सर्वाधिक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। सर्वाधिक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, उसको क्या कहते थे? विहार। स्तूप किस पे? पिल, पिलर का क्या काम? बौद्ध भिक्षु किस में रहते थे? गुफाओं में रहा करते थे। किसमें? गुफाओं में। दूसरा, स्तूप, महात्मा बुद्ध की जितनी भी अस्थियां या जितने भी उनके साजो सामान है, उसको एक कलश में रख के उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, उसको कहा जाता है स्तूप। समझ में आ गई बात? और तीसरा, चैत्य, जहां पर बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं। क्या करते हैं? पूजा करते थे, उसे कहा जाता है चैत्य। आगे चलकर जब हम बौद्ध दर्शन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? बौद्ध धर्म, उसके अंदर इसको बात करेंगे, तो वो स्तूप वही माना जाता है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, आपके एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा यहां से और क्या चीजें मिली हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्वास्तिक की जानकारी मिली है। किसकी? स्वास्तिक की जानकारी मिली है यहां से। जल पूजा, सूर्य पूजा के क्या मिले? प्रमाण आपको यहां पर देखने को मिले हैं। ये कुछ सामान्य जानकारी थी जो अपने को देखने को मिलती है किसमें? मोहनजोदड़ो में। एग्जाम्स में बार बार इनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, तो इन विशेषताओं को आपको क्या रखना है? याद रखना है, बार बार पूछा जाता है। समझ में आ गई बात? अगला आ जाओ, नेक्स्ट। चहुंदड़ो। ये भी कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है? और पाकिस्तान में भी कहाँ है? वही सिंध प्रांत में। वो कौन सी नदी? सिंधु नदी। कौन सी नदी? और सिंधु नदी के भी कहाँ? ठीक है, दाएं तट पर। और खोज किसने करी?
फर्स्ट कारखाना अगर आपको कहीं देखने को मिला पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में, पहली फैक्ट्री वो कहाँ मिली है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। मणके का कारखाना, एक विशेष प्रकार का पत्थर तैयार किया जाता था। हाँ, एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है, उसको तराश करके मणका बनाया जाता है। वक्राकार ईंटें, वक्राकार ईंटें इस तरीके से गोलनुमा ईंटें, जो आपको जैसे कुआं होता है ना, कुएं के अंदर जो ईंटें लगाई जाती हैं उस तरीके से उसकी संरचना का निर्माण किया जाता है। तो वक्राकार ईंटें स्पेशल याद रखिएगा कि वक्राकार ईंटों का प्रयोग कहां पर किया गया, स्पेशल ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपके काम की चीज जो आपको याद रहेगी, महिला प्रसाधन के साधन यहां से मिले हैं। काजल, लिपस्टिक, कंघा, सिंदूर। तो मुझे लग रहा है कोई ना कोई सैलून रहा होगा यहाँ, क्या रहा होगा? सैलून रहा हो सकता है ऐसा। तो महिला प्रसाधन के जितने भी साधन हैं उसके रूप में चौंदड़ों को जाना जाता है। विशेष याद रखिएगा, बिल्कुल महत्वपूर्ण। इसके अलावा चार पहियों की गाड़ी मिलती है। हाँ, वैसी नहीं, वैसी कहां से बनेगी? हैं? हाँ, मिट्टी की मर्ण मूर्तियां। मिट्टी नहीं होती है क्या? आपकी जो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, सेल खड़ी जिसे कहते हैं, उस तरह की मिट्टी का प्रयोग करके खिलौने के रूप में आग में तपा करके, किसमें? आग में तपा करके उसको खिलौने के रूप में बनाया जाता। कुम्हार बनाता है अभी भी, या नहीं बनाता? खिलौने बनाते हैं ना। धीरे धीरे बंद हो गए, वो बात अलग है। प्लास्टिक का युग आ गया। किसका? प्लास्टिक का युग, या किसी और तरह का युग। ठीक है। ठीक है। एक ईंट पर, किस पर? एक ईंट पर कुत्ते के पैर का चिन्ह मिला है। ईंट पर कुत्ते के पैर का चिन्ह मिला है। ऐसा कहा जाता है बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के, पता नहीं ऐसे इन्होंने कैसे बिल्ली निकाल ली और कैसे क्या निकाल ली। तो इतिहास हमेशा से ऐसे ही रहता है। तो आपको ध्यान रखना, कुत्ते के पद चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। चौंदड़ों से, चौंदड़ों की दो तीन विशेषताएं बिल्कुल स्पेशल याद रखेगा। तीन विशेषताएं तो मुख्य याद रखनी है। एक तो पहली फैक्ट्री मणके के कारखाने के रूप में, दूसरा महिला प्रसाधन के जितने भी साधन आपको देखने को मिले, और एक चार पहिए की गाड़ी। समझ में आया? इसके अलावा चाहे वो कांच की बात करें, तांबे के कांसे के रूप में, या फिर दांत काजल के रूप में बात करें, कंघे के रूप में बात करें, ये सारी विशेषताएं कहीं ना कहीं यहाँ देखने को आपको मिलती हैं। किसमें? चौंदड़ों के अंदर एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। तो महिला प्रसाधन के रूप में जाना जाता है किसको? चौंदड़ों को। एक चीज और स्पेशल ध्यान रखना, मैंने कहा हर नगर दो भागों में बटा हुआ था, और जो पश्चिमी भाग था उसको बाउंड्री लाइन की गई थी। क्या की गई थी? बाउंड्री लाइन। इसमें किसी भी टीले को बाउंड्री लाइन से नहीं किया गया था, यानी कि दोनों समान थे। इसका मतलब मुझे लग रहा है कि ये स्थल बाजार के रूप में ही विकसित था। किसके रूप में? और जब बाजार के रूप में होता है तो बाजार को कोई सुरक्षा
नहीं दी जाती, क्योंकि उसमें चाहे वीआईपी हो और चाहे सामान्य हो, सभी बाजार में आते हैं। तो ठीक है, तो लिख लीजिए इसके अंदर नीचे डालकर, कोई भी टीला दुर्गीकृत नहीं था। हाँ, या प्राचीर से घिरा नहीं था, एक ही बात है, दुर्गीकृत या प्राचीर से घिरा नहीं था। इन दोनों स्थलों पर, पूर्वी टीले पर पश्चिमी टीला, कोई भी टीला दुर्गीकृत नहीं था, और या फिर उसे कहते हैं कोई भी टीला प्राचीर से घिरा हुआ नहीं था, यानी कि उसके चारों तरफ किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा की दीवार आपको देखने को नहीं मिलती। बैठी चीज समझ में आ गई? और ये इसके आगे इंपोर्टेंट लिख लेना, हाँ, क्योंकि ये उसकी विशेषता है जो अब तक किसी की भी नहीं देखने को मिली। दो विशेषताएं आपको बिल्कुल अलग अलग मिलेंगी, अभी बात करेंगे अगले वाले में। उसमें यह होगा कि दोनों ही स्थल बाउंड्री से मिलेंगे, जो विशेषताएं आपको कालीबंगा में देखने को मिलेगी। किसमें? कालीबंगा का पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला दोनों कैसे थे? प्राचीर से घिरे हुए थे। तो अगला नाम लिखो, किसका? कांच की चूड़ियां यहां से नहीं मिले, कालीबंगा से मिले। किसे? जिसका नाम ही क्या है? काली और बंगा का मतलब बाजू बात, कालीबंगा नाम ही वही है, उसका नाम ही इस आधार पर पड़ा है उसका। उसके पास एक स्थल और है पीलीबंगा, हाँ वो भी एक स्थल है, वो भी जाना जाता है। ठीक है, घूम के आया करो इतिहास में। ठीक है, तो लिखो इसके अंदर कौन सा? आपका राजस्थान का लिख लो, कालीबंगा। किनके खोज? क्या जो स्थल आज की तारीख में जैसा है उसको उसी नाम से जाना जा रहा है। प्राचीन समय में हो सकता है इसका नाम कालीबंगा ना हो। समझ में आ गई बात? कुछ स्पेशल छोटे छोटे कुछ और अलग से यूनिक चीज मिलती है, साइट मिलती है, उस साइट को कुछ विशेष नाम से जान लिया जाता है। जो खोज करता है उसको विशेष नाम से जान देते हैं। जैसे चार्ल्स मैसन था ना, तो मैंने कहा चार्ल्स मैसन ने टीले की खोज करी थी, तो उस टीले को मार्टिन व्हीलर ने, किसने? मार्टिन व्हीलर ने उस टीले का नाम दे दिया AB टीला, नाम दे दिया उसका। ठीक है, जैसे आपने कहा R37 या H, जो आपने कब्रिस्तान पढ़े, तो वो थोड़े ना थे उसके कोई अल्फाबेट कहां से आए? जिसने उसकी खोज करी उसके हिसाब से उसको क्या दे दिया? अपने हिसाब से अल्फाबेटिकल, जिससे याद आसानी से रहे, या कुछ ना कुछ उनका कोड वर्ड रहा होगा, उस आधार पर उन्होंने उसका क्या कर दिया? नामकरण कर दिया। समझ में आ गया? तो बात करें कालीबंगा की, कहां पर है? राजस्थान में। राजस्थान में भी कहां है? हनुमानगढ़ में। कौन सी नदी? घग्गर, ब्रैकेट में क्या लिख लो? सरस्वती। खोज कब की गई? किसने करी? अमलानंद घोष के द्वारा की गई। ठीक है, राजस्थान है तो स्पेशल लिखिए जा। उत्खनन बीबी लाल के द्वारा। ठीक है, और एक व्यक्ति और हैं बीबी लाल के साथ, तो BK थापर लिख लो। ये दोनों तो उसी समय एक साथ जुड़े हुए थे। एक व्यक्ति का नाम है दशरथ शर्मा। क्या नाम है? ये दशरथ शर्मा ने क्या कहा है कि इस कालीबंगा को सिंधु
घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहाँ है? अब आप कहोगे तीसरी आ गई, पहली दूसरी नहीं आई। तीसरी आ गई, पहली दूसरी नहीं आई। पहली हड़प्पा, दूसरी मोहनजोदड़ो। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लिए यहां पर लिख लेना, एक इतिहासकार हुए हैं पुरातत्व, जिसका नाम था पिगट। पिगट ने उन दोनों को क्या कहा है? जुड़वा राजधानी कहा है। किस किस को? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। यहीं पर इसके साथ लिख लेना, तो राजधानी की बात, समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ एक चीज और लिखना, कालीबंगा प्रथम के नाम से किसे जाना जाता है? मैंने आपको बताया था, सौंथी सभ्यता को जाना जाता है। और ये कहाँ है? बीकानेर में। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि सौंथी सभ्यता का ही विकसित रूप सिंधु घाटी सभ्यता है। 5 स्तर थे इसके, किसके? दो स्तर हड़प्पा से पूर्व के, एक स्तर हड़प्पा के समकालीन, और 2 स्थल हड़प्पा के बाद। तो कुल कितने? 5 स्तरीय जानकारी है यहां से देखने को मिलती है। कहां से? कालीबंगा सभ्यता से। कहते हैं कालीबंगा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्व की मानी जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पर अलग अलग स्तर पर अलग अलग जानकारियां मिली हैं, और ये यहां से कहीं ना कहीं ग्रामीण व्यवस्था देखने को मिलती है। कैसी? तो मैंने आपको कहा था कोई भी चीज गांव से शहर बनी है, तो हम सिंधु घाटी सभ्यता को क्या मान रहे हैं? नगर मान रहे हैं। तो नगर से पूर्व क्या रहा होगा? गांव रहा होगा। और उसकी गांव की जानकारी का स्रोत कहीं ना कहीं आपको कहां से देखने को मिलेगा? कालीबंगा से देखने को मिलेगा। ठीक है, उतार लिया इस फैक्ट को। आगे क्या सर है? अभी तो कालीबंगा प्रथम, सौंथी सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। एक सभ्यता स्थल है बीकानेर में। आगे क्या सर? ठीक है, चलो 10-5 हो गए मेरी घड़ी के हिसाब से, तो 10 ही हुए पूरे पूरे, मेरे से पूरे पूरे 10 हुए। ठीक है, तो चल कल ये इसको पढ़कर आइएगा। ठीक है, और कल 4-5 स्थलों के बारे में और बात कर लेंगे, क्योंकि वो छोटे होते चले जाएंगे। बड़े स्थल यही थे, लेकिन इसके बाद हम 4-5 स्थल की बात और करेंगे। कालीबंगा की बात करेंगे, लोथल की बात करेंगे, धोलावीरा की बात करेंगे, रोपड़ की बात करेंगे, बनावली की बात करेंगे, राखीगढ़ी की बात करेंगे। कुछ 5-6 स्थल और छोटे छोटे हम चर्चा करें, उनकी क्या विशेषता है। और परसों, कल नहीं होगा तो परसों, उसके अंतिम जो विशेषताएं, कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं मानी जाती है या इसका पतन माना जाता है, उस पर चर्चा कर लेंगे। तो परसों आपका टॉपिक, कल नहीं होगा तो परसों ये खत्म कर लेंगे। और परसों खत्म होने के बाद आप तैयार रहिएगा किसके लिए? टेस्ट के लिए। वो टेस्ट कभी भी हो सकता है। ठीक है, आज की क्लास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। पांच स्तर, यहां से 5 स्तर की स्टेजेस की जानकारी मिलती है। 2 स्टेज तो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले की जानकारी मिलती है, एक स्टेज सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मिलती है, और 2 स्टेज सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की जानकारी मिलती है। तो 5 स्तर की जानकारी कहां से मिलती है? कालीबंगा सभ्यता से मिलती है? हाँ, विकास के स्तर, धीरे 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 कैसे कैसे विकसित हुआ और कैसे कैसे इसका समापन हुआ, ये सारी जानकारियां इस स्थल पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।